तो एग्रीकल्चर में हम बात करेंगे आज आपसे एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, जी, पशुपालन के बारे में। तो स्टूडेंट्स, पशुपालन में, ठीक है, हमसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगातार पूछे जा चुके हैं उसी पर हम चर्चा करेंगे आप लोगों से। सबसे पहले हम बात करेंगे गाय के बारे में। तो स्टूडेंट्स, गाय में सबसे पहला ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया बताइए गाय का साइंटिफिक नेम क्या होता है। जानवरों के वैज्ञानिक नाम होते हैं और पौधों के वनस्पतिक नाम। बॉटनिकल नेम पौधों के साथ में आता है, साइंटिफिक नेम जानवरों के साथ में आता है। तो गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, मैसेज करके बताइए, कभी ना कभी आपने जरूर पढ़ा हुआ होगा। बॉस इंडिकस होता है। ओके, और कोई जो जवाब देना चाहे? क्या आप बॉस इंडिकस के साथ जाना चाहेंगे? तो बोले यस सर, हम जाना चाहते हैं बॉस इंडिकस के साथ में। क्या ये आंसर सही है, बॉस इंडिकस, या ये वाला आंसर सही है, बॉस टॉरस? आंसर कौन सा सही है, बॉस टॉरस सही है या बॉस इंडिकस सही है? दोनों सही हैं। बोले यस सर, दोनों सही हैं। तो बच्चों, गाय के वैज्ञानिक नाम में जब भी बॉस इंडिकस आपको मिलेगा तो इंडिया की ये उत्पत्ति है, मतलब इंडिया वाले देसी वाली जो गाय होती है, इंडिया की जो गाय होती है जिसे हम लोग बोलेंगे देसी गाय, तो देसी गाय का जो वैज्ञानिक नाम होता है उसमें आपको बॉस इंडिकस मिलेगा। और जो भी विदेशी गाय होती है जिसे हम लोग बोलते हैं एक्सोटिक ब्रीड, कौन सी ब्रीड, एक्सोटिक मतलब विदेशी गाय, उसके नाम के साथ में आपको मिलेगा टॉरस। विदेशी गाय के नाम के साथ में टॉरस और देसी गाय के नाम के साथ में इंडिकस। बोले हाँ सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब ये बताइए स्टूडेंट्स, यहीं पर यदि आप लोगों से गाय की जगह क्या आ जाए, भैंस आ जाए, गाय की जगह क्या आ जाए, भैंस आ जाए मान के चलो, तो भैंस का वनस्पतिक नाम क्या होगा? जी, वेरी गुड। यदि आप लोगों से बफेलो का वैज्ञानिक नाम यदि पूछ लिया जाए, ठीक है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि सर इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है बुबालेस बुबालिस। क्या ये सही है, बिवेलस बुबालिस के नाम से? पक्का इस नाम के साथ जाना चाह रहे हैं, बुबालस बिवेलिस? बुबालस बुबाइलिस, क्या ये सही है भैंस का? बोले हाँ, बिल्कुल सही है। तो स्टूडेंट्स, साइंटिफिक नेम का एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, ठीक है। अब गाय में यदि आप लोगों से, गाय की चर्चा कर रहे हैं, भैंस का तो आपको से पूछा गया कि भैया भैंस क्या है, टॉपिक हमारा जो मेन स्पेशल है वो गाय का ही है। अब ये बताइए स्टूडेंट्स, इसका जो है वो गुणसूत्र क्या होगा? जैसे नर के अंदर, मादा के अंदर, इंसानों में 2n बराबर 46 लिखते हैं, नर और मादा की संख्या जिससे बच्चे पैदा होते हैं। तो ये गुणसूत्र जो है, बताइए स्टूडेंट्स, कितना होगा? 2n बराबर 60। इसका जो गुणसूत्र है वो सर 2n बराबर कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए, ऐसा आप लोग कह रहे हैं, क्या ये सही है? बोलिए सर, 2n मतलब क्या होगा सर? एक होगा नर के लिए और एक होता है मादा के लिए, ठीक है। एक होता है मेल गैमिट्स और एक होता है फीमेल गैमिट्स, दोनों को मिला दिया जाए तो 2n लिखते हैं हम लोग। 2n बराबर 60 होता है, बिल्कुल सही, क्लियर है। अब एक क्वेश्चन यदि मैं आपसे पूछ लूं तो मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। गाय का उत्पत्ति स्थान, आपसे यदि ओरिजिन प्लेस यदि आ जाए, काऊ का ओरिजिन प्लेस क्या है बच्चों? एनीवन जो भी जानते हैं जरा बताइए, काऊ का यदि आपसे ओरिजिन प्लेस यदि पूछ लिया जाए, उत्पत्ति स्थान यदि आ जाए तो क्या लिखेंगे आप? कोई भी गाय,
इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? भारत। ओके, और कोई भारत के अलावा यदि आप कोई दूसरा आंसर देना चाहें? डोमेस्टिक की बात करो चाहे आप एक्सोटिक की बात करो, ठीक है, घरेलू की बात करेंगे तो नाम में हम लोग देखते हैं डोमेस्टिक जुड़ जाएगा या देसी शब्द हो जाता है। तो डोमेस्टिक काऊ हो चाहे कोई भी काऊ हो, देसी हो जाए या चाहे विदेशी एक्सोटिक हो जाए, हमारा उत्पत्ति बस बता दो आप। ब्राजील उत्पत्ति है। अरे वाह, पता ही नहीं था मुझे तो ब्राजील होगा। चलो पहला ऑप्शन लीजिएगा। क्या स्टूडेंट्स टर्की इसका आंसर होगा? टर्की, टर्की। क्या इसका आंसर स्टूडेंट्स पाकिस्तान होगा? पाकिस्तान जी। क्या इसका आंसर स्टूडेंट्स इंडिया होगा? इंडिया, भारत। या स्टूडेंट्स इसका आंसर जो है नेपाल होगा? क्या होगा? चलो, क्या होगा बच्चों? चलो, कुछ बच्चे जो हैं टर्की बता रहे हैं, कुछ बच्चे पाकिस्तान बता रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज से लगभग 10,000 साल पहले, अभी की बात नहीं है, 10,000 साल पहले इसकी जो उत्पत्ति स्थान है वो टर्की, या जिसे हम लोग कहते हैं तुर्की, और स्टूडेंट्स पाकिस्तान वाला जो इलाका है, इन इलाकों में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। इन इलाकों में, पहले पाकिस्तान इंडिया का हिस्सा है, क्योंकि कई बार पाकिस्तान ऑप्शन में नहीं मिलता तो आपको फिर क्या मिल जाएगा? इंडिया भी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? इंडिया भी मिल जाएगा। दोनों ही आंसर सही है आपके। और यदि आप में इसमें यदि आपको मान के चलो क्या मिल जाए, भारत मिल जाए, इंडिया मिल जाए, तो इंडिया भी क्या होगा? इसका आंसर बनेगा। लेकिन कब? जब आपको ये दो ऑप्शन पेपर में ना मिले तब, क्योंकि पहले के समय में यदि वो पाकिस्तान दे रहा है 10,000 साल पहले, तो 10,000 साल पहले पाकिस्तान की उत्पत्ति थोड़ी हुई थी। पाकिस्तान तो 1947 में बना है, अभी तो 100 साल भी नहीं हुए पाकिस्तान को बने हुए। और 10,000 साल पहले तो वो इंडिया का हिस्सा था। नेपाल वाला भी कुछ ना कुछ भाग इंडिया का हिस्सा रहा होगा। तो बोले यस सर। तो आपको या तो टर्की मिलेगा तो टर्की लगा देंगे, पाकिस्तान मिला तो पाकिस्तान लगा देंगे, और जब ये दोनों नहीं मिले तो फिर क्या लगा देंगे? इंडिया लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि ये लगभग 10,000 साल पहले पुरानी बात है, तो इसके सटीक प्रमाण आपको नहीं मिलते हैं। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो याद रखना, टर्की या पाकिस्तान, और पाकिस्तान जो हिस्सा 10,000 साल पहले इंडिया का था, तो इंडिया भी हो सकता है। लेकिन कारण मैंने बता दिया हूं कि कौन से कारण में इंडिया आएगा। जब आपको ये दोनों ऑप्शन नहीं मिलेंगे तब इंडिया आएगा। अब कुछ बच्चों के मन में ये भी आएगा कि सर तीनों ऑप्शन मिल जाए तो ठीक है, तो पेपर बनाने वाला पागल नहीं है, तीनों ऑप्शन साथ में नहीं देता है। और बाय चांस जैसा आपका दिमाग चल रहा है कि तीनों मिल जाए तो ठीक है, तो भी भैया टर्की लगा के आना है। ठीक है, आपके मन के भी डाउट दूर कर दिए हमने कि तीनों यदि बाय चांस मिल गए सर तो क्या करेंगे। ऐसे होते हैं बच्चे कुछ जिनके दिमाग में सब चलते रहता है। चलो, अब बात करते हैं स्टूडेंट्स इसमें, ठीक है, कि बताइए जो हमारी गाय होती है, ठीक है, इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो आपको हम दे रहे हैं। ठीक है, दी गट्स ऑफ काउ एंड बफेलो, दोनों का सेम है, एंड बफेलो पॉजेस। देखना, बहुत सारे बच्चों को इसकी जानकारी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन है, गाय व भैंस के आंत को कहते हैं। आंत होती आंत? बोले यस सर, हमारे शरीर में भी छोटी आंत, बड़ी आंत, आंत आपने पढ़ा है? बोले हाँ बिल्कुल पढ़ा हुआ है। तो ये वाली आंत किसके पास में? गाय भैंस के पास में भी है कि नहीं है आंत? बोले हाँ, गाय भैंस के पास में भी क्या है? आंत होती है। तो बस
यही आपसे पेपर में पूछा जा रहा है। बताओ स्टूडेंट्स, गाय और भैंस के शरीर में जो आंत होती है उसे क्या कहते हैं? बिना ऑप्शन के यदि आप जानते हो तो क्या इसे हम लोग फ्यूकस एसपी के नाम से जानते हैं? फ्यूकस, जी, फ्यूकस स्पीसीज जिसे हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? फ्यूकस एसपी का मतलब स्पीसीज, मतलब अलग अलग वैरायटियां होती है आंत में, क्या ये होगा? क्या स्टूडेंट्स इसमें जो आंत होती है वो, ठीक है, कोयरेला स्पीसीज होगी? कोयरेला स्पीसीज होगी? जी, क्या ये वैरायटी की आंत पाई जाती है गाय और भैंस के अंदर? क्या गाय और भैंस में, ठीक है, मेथेनोजीन, ठीक है, मिथेनो जेन्स इस नाम की पाई जाती हैं? या स्टूडेंट्स इसमें साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, क्या इस नाम का कुछ पाया जाता है? साइनो बैक्टीरिया, जी, बताइए बच्चों, किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाह रहे हैं कि सर ऑप्शन ए लगा दीजिए, 100% राइट आंसर होगा। और कोई? तो यदि स्टूडेंट्स आप लोगों के एग्जाम में यहां से यदि क्वेश्चन यदि आ जाए तो हमें क्या करेक्ट आंसर लगाना होगा? तो स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर है हमारा मिथोनोजेंस। क्या करेक्ट आंसर होगा बच्चों? सर मिथोनाजेंस, ये हमारा जो है वो राइट आंसर होता है। अब कुछ लोग जो है वो अलग अलग आंसर दे रहे थे, अलग अलग आंसर इसमें नहीं होंगे, एक ही राइट आंसर होगा आपका। क्या होगा? वो होगा स्टूडेंट्स हमारा मिथोनोजेंस। ये कहां पाया जाएगा, कौन से हिस्से में पाया जाएगा, ये भी हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भैया ये कौन से हिस्से में पाया जाता है, कहां पाया जाएगा? तो आंत में पाया जाएगा। यदि आपसे काऊ की क्या पूछ लिया जाए, ठीक है, आपसे आंत पूछ लिया जाए कि भैया काऊ की जो आंत होती है, ठीक है, इंटरनल बॉडी जो होती है उसमें आंत वाला जो भाग होगा वह उस हिस्से को कहेंगे। आंत कहां होती है? सर ये आंतरिक संरचना है, अंदर की संरचना है आंत वाला। बोले हाँ। चलो, तो जानवर यदि आपने देखा स्टूडेंट्स, तो जानवर का शरीर यदि अंदर का यदि कुछ इस तरीके से यदि बनावट है तो आंत वाला भाग कहां होगा? जी, सामने की ओर होगा, अग्रभाग होगा या पश्च भाग होगा? जरा बताना, पेपर में आया है अग्रभाग, इसको कहते हैं पश्च भाग, और इसको हम लोग कहते हैं मध्य भाग। मध्य भाग, जी, अग्रभाग पश्च भाग, कौन से भाग को कहेंगे? आंत वाला भाग कौन सा है? तो सर आंत वाला जो भाग होता है वो होता है स्टूडेंट्स हमारा पश्च वाला भाग। अग्रभाग में होता है आगे की ओर, आंत आगे की ओर होगी या यहां होगी? कहां होगी आंत? जी भैया, इतने हिस्से में तो क्या होता है सर, ड्यूलप वाला भाग होता है ना, गर्दन जो लटकती, वो झालर लटकती, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ड्यूलप कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? ड्यूलप कहते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या होगा? तो ये पीछे वाला भाग होगा। यदि आपने कोई जानवर को देखा है तो स्टूडेंट्स उसकी क्या रहती है सर, सामने दो सींग मिलेगी हमें। बोलिए सर, नीचे उसका क्या लटकते रहता है सर? एक गल कंबल लटकते रहता है। जानवर को यदि आपने देखा तो नीचे क्या होता है? एक झालर के जैसे लटकती रहती है। बोले हाँ सर बिल्कुल है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं ड्यूलैप। ड्यूलैप कहते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग गल कंबल कहते हैं।
कोई भी जानवर जब चलता है तो उसके सामने के पैर के सामने क्या होता है, वो लटकते रहता भाग, देखा है आपने, झालर के जैसे। बोले यस सर बिल्कुल देखा, उसे ड्यूलप कहा जाता है। ठीक है, तो ये सामने वाले भाग होते हैं, ठीक है, वो अलग मैटर होता है। ठीक है, पीछे वाले बीच वाले भाग के, ठीक है, से शुरुआत होती लास्ट वाले भाग तक क्या होता है, इसका इंस्टेंटाइन होता है, आंत होती है। अब यदि ये बताए स्टूडेंट, जैसे जानवर की आपने दो सींग देखा है कि भैया जानवर की क्या होती है, ठीक है, दो सींग होती है। तो स्टूडेंट्स ये दोनों सींग को क्या, दोनों सींग को क्या कहते हैं सर, सींग को हम लोग कहते हैं हॉर्न। सींग को क्या कहा जाता है, हॉर्न कहा जाता है। बोले हाँ बिल्कुल हॉर्न कहते हैं। दोनों सींगों के बीच में जानवर का देखा होगा आपने, एक सींग यहां से निकलती, एक सींग यहां से निकलती, बीच में ऐसा उठा हुआ हिस्सा रहता, देखा है, निकलता है। बोले यस सर बिल्कुल निकलता है। क्या कहते हैं इस हिस्से को जी, इस उठे वाले हिस्से को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इस उठे वाले हिस्से को कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर इसको चांद कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, चांद कहते हैं। और कोई चांद बताने वाला, चांद, सूरज, ऐसा कुछ। जी चांद कहते हैं। बोले यस सर इस वाले हिस्से को कहा जाता पोल। क्या कहा जाता, पोल, जिसे हम लोग कहते हैं चांद। क्या कहते हैं, पोल, या इसे कहा जाता है चांद। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। ये गाय के बारे में बता रहे हैं आपको, एक एक जानकारी आप, ठीक है, अच्छे से रखिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, जितने भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं वो सारे क्वेश्चन। चलिए ठीक है, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में आप लोगों से यदि ये पूछ लिया जाए कि गाय जो है वो कितने प्रकार से होती है, गाय कितने प्रकार से उपयोगी है, गाय कितने प्रकार से उपयोगी है, एक प्रकार से उपयोगी है, गाय दो प्रकार से उपयोगी है, गाय तीन प्रकार से उपयोगी है, गाय चार प्रकार से उपयोगी है। कितने प्रकार से उपयोगी है, या गाय को कितनी श्रेणी में बांटा गया है। पेपर में दिया जाए गाय को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है जी, हाउ मेनी टाइप्स टू डिवाइडेड अ काउ जी, कितने भागों में बांटा गया है गाय को, बताइए। क्या सीरीज रखी गई है, तो सर सीरीज रखी गई है तीन। गाय को बांटने की जो सीरीज रखी गई है वो कितनी रखी गई सर, तीन। कौन कौन सी श्रेणी में बांटा गया इसे, सर पहली श्रेणी जो है वो है हमारी दुधारू नस्ल। कौन सी नस्ल, जो सर दूध देती है, दुधारू नस्ल में बांटा गया है, जिसे हम लोग बोलते हैं भैया ये डेयरी पर्पस से, इसका काम क्या सर, डेयरी में सिर्फ दूध देने का काम है, ऐसी गायों को सिर्फ दूध के उद्देश्य से पाला गया है। बोले चलो ठीक, क्लियर है। दूसरा टाइप क्या है, तो दूसरा टाइप है भारवाहक। दूसरा टाइप क्या है सर, भारवाहक, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं डार्फ, जिसे क्या कहा जाता है, ड्राफ्ट या डार्फ कहा जाता है। चलो अब तीसरी टाइप क्या है सर, तीसरी टाइप इन दोनों का कॉम्बो, जो दोनों काम करता है, थोड़ा बहुत दूध भी देता है और भारवाहक भी है, जिसे हम लोग कहते हैं ड्यूल पर्पस, जिसे हम लोग बोलते हैं द्विकाजी, जिसे कहा जाता है द्विकाजी, द्विकाजी नस्ल। चौथा मांस के लिए पाला जाता है क्या, मांस के लिए बताओ, क्या इसे मीट पर्पस से पाला जाता है, मांस के उद्देश्य से पाला जाता है गाय को। बोले सर नहीं, इंडिया में तो नहीं पाला जाता, भले ही चाइना में पाला जाए, इंडिया में, पाकिस्तान में, ठीक है, करते हैं क्या, बोले सर नहीं, इनका मेन जो है वो पर्पस क्या है, तो सर दूध के लिए है। इंडिया में भी दूध और पाकिस्तान में भी दूध पर्पस से पाला जाता है, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी वेराइटियां पाकिस्तान में भी हैं। तो सर ये चौथे उद्देश्य से तो इंडिया में नहीं पाला जाता, तो इसके तीन ही उद्देश्य हैं, एक दुधारू नस्ल के अनुसार, एक भारवाहक। तो दुधारू मतलब का संबंध किससे सर, दूध से है। तो भारवाहक का संबंध वजन से है क्या,
भार से, वजन से। जी, क्या ये सही है? दुधारू का मतलब दूध से, तो भारवाहक का मतलब वजन से होगा क्या, हाँ या ना? जी, क्या इसका संबंध वजन से होगा? चलिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, इसका जो संबंध है वो वजन से नहीं है बच्चों। इसका संबंध जो है वजन से नहीं है, भार वजन दोनों से, दोनों एक ही चीज है। इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स कृषि कार्य। किस पर्पस से? सर कृषि कार्य से। जी हाँ बच्चों, इनका यूज हम कहां करते हैं सर? इनका यूज किया जाता है फील्ड पर्पस। कौन से पर्पस से? सर फील्ड पर्पस से। बोलता तुम क्या कर रहे हो, दूध नहीं दे पा रहे हो, कोई बात नहीं, तुमसे हम खेती में काम लेंगे, तुम्हारे बछड़ों से क्या करेंगे, खेती में काम लेंगे। भारवाहक, भारवाहक का मतलब होता है जो वजन उठाने के काम में आए। भार का मतलब वजन उठाने वाला, भार मतलब वजन। कौन सा वजन? खेतों में काम करवाते हैं। तो सर गाय से करवाएंगे? नहीं, ऐसी गाय जिनसे बछड़े निकले, इनको क्या किया जाता है, इनको केवल बछड़ों के लिए किया जाता है, इनसे केवल जनरेशन बढ़ाना होता है। इनसे क्या करना पड़ता है, केवल जनरेशन बढ़ाना पड़ता है। जो केवल एक एक लीटर दूध देंगी, 1 लीटर आधा लीटर दूध देंगी, मतलब कुल मिला के पूरा दूध बछड़ों को पिला देंगे। ठीक है, और जो दोनों का कॉम्बो हो, इसमें क्या होगा, कुल मिला के इसमें जैसे 10 लीटर 20 लीटर तक दूध देने वाली गाय आएंगी, इसमें क्या आएगा, ठीक है, 2 लीटर 4 लीटर तक दूध देने वाली आएंगी। इसमें क्या आएगा, इसमें आपका 8 लीटर, ठीक है, मतलब 5 से 8 लीटर के बीच वाला आएगा। ये दोनों काम कर देंगे थोड़ा थोड़ा। तो यदि आपको उन्नत किस्म के क्या चाहिए, बैल चाहिए, खेती के लिए यदि आपको उन्नत किस्म के बैल चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? कौन सी गाय पालोगे आप? उन्नत किस्म के लिए यदि आपको बैल चाहिए, जिसको आपको क्या करना है, बैलों की रेस में दौड़ाना हो, खेती कार्य करना हो, हल चलवाना हो, तो सर हमें कौन से चाहिए? तो सर हमें चाहिए यहां पर डार्फ वाले। कौन से वाले चाहिए सर? डार्फ। सुना है आपने डार्फ? बोल सर डार्फ नहीं, ड्राफ्ट, भार वाले। ठीक है, कौन से वाले? भार वाले, ये चाहिए हमें। तो कौन कौन सी नस्लें हैं जो दोनों काम करेंगी, कौन कौन सी नस्लें हैं जो केवल दूध देंगी, कौन कौन सी नस्लें हैं जो केवल भार के लिए उपयोगी हैं, तो ये हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कुछ बता रहे हैं, है बहुत सारी, लेकिन कुछ आपको बता रहे हैं। तो यदि हम दूध के उद्देश्य से यदि हम पालें, ठीक है, ये लिस्ट आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ कुछ हिंट करूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट वाली वैरायटी, बाकी ये आप लोगों के लिए पूरा का पूरा, ठीक है, होमवर्क वाला काम रहेगा कि आपको ढूंढना है आपके आसपास की गाय। पहली गाय दूध के पर्पस से, पहली गाय है गिर। गिर सुना है आपने गिर के बारे में? बोले हाँ बिल्कुल सुना है। एक एक करके पढ़ेंगे सारी गाय कि गिर कौन सी गाय होती, कहां से इसकी उत्पत्ति हुई, कितना दूध देती है, कितना वजन होता है, कितने साल तक जिंदा रहती है, सब पढ़ेंगे एक एक करके। लेकिन अभी केवल आपको लिस्ट बता रहे हैं कि भाई दूध देने वाली कौन कौन सी गाय है। फिर आपने नाम सुना होगा साहीवाल का। सुना साहीवाल? बोले हाँ सुना है साहीवाल। सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय कौन सी है भारत की? ठीक है, सर्वाधिक दूध देने वाली गाय कौन सी है? साहीवाल सबसे ज्यादा दूध देती है, पेपर में पूछा जा चुका है। विच काउ इज द हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया? भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली, जी, देसी गाय, घरेलू गाय साहीवाल है। बोले चलो ठीक, क्लियर है। तीसरे नंबर में दूध देने वाली, आपने सुना होगा लाल सिंधी या रेड सिंधी। सुना है क्या नाम, लाल सिंधी या रेड सिंधी का? बोले हाँ सर बिल्कुल सुना हुआ है। चलिए, आपने एक गाय सुना होगा राठी, राठी गाय, ये भी सर दूध देने वाली नस्लों में आती है।
एक नाम आपने सुना होगा कांकरेज। कौन सी? कांकरेज। तो ये 5 गाय हमने आपको बताए हैं, ठीक है। इसमें गाय में सर्वाधिक बसा भी इसी में है। यदि आप बसा की बात करेंगे तो गाय में बसा सबसे ज्यादा इसी में पाया जाता है, साहीवाल में। बसा में भी ये पहले नंबर पर है, फैट में, मतलब इसका दूध थोड़ा सा गाढ़ा भी होता है, और सर्वाधिक दूध भी इसी का है। एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन आपको थोड़ी सी हिंट कर रहे हैं, सर्वाधिक दूध, हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन इसी का होगा, ठीक है। जो बताए हैं उसमें ध्यान से समझते हुए चलना, ठीक है। अभी जो बता रहे हैं केवल उतना समझना आप लोग, ठीक है। चलो, बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। अब फ्रेंड्स, इसके बाद में बेटा आपको कुछ लिखवाए हैं यहां पे जी। अब मेरे कुछ प्यारे बच्चे बोलेंगे कि सर यहां पर थार पार्कर आएगा। बोलो 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 बोलो, थार पार्कर आना चाहिए सर सर्वाधिक बसा में, बोलो जी, बोलो, हाँ बोलो, थार पार्कर जी। तो जितना आपके पास में दिमाग है उतना लगाना है, ज्यादा नहीं लगाना है। लगाना है क्या ज्यादा? नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि हानिकारक होता है। ज्यादा दिमाग लगाओगे तो वो भी हानिकारक है, कम लगाओगे तो वो भी हानिकारक है। हम आपको क्या बता रहे हैं बच्चों, क्या लिखवाए आपको यहां पर, जरा देखो। टॉपिक क्या है हमारा? दुधारू गाय, डेयरी पर्पस। थार पार्कर जो है ये पूरे विश्व की है। किसकी है? पूरे विश्व की है। बोले चलो ठीक है। तो सर थार पार्कर क्यों नहीं कह रहे आप? ठीक है, उसका कारण है, उसको क्यों नहीं कह रहे हैं बताएंगे आगे। चलो, अब बात करते हैं भारवाहक की, भारवाहक नस्लें की, जो वजन के उद्देश्य से पाली जाती, मतलब केवल इनके बछड़े उपयोगी होते हैं। इनका दूध नहीं निकाला जाता ज्यादा, सिर्फ घर खर्च चल जाए दूध से। और इनके जो बछड़े होते हैं उनको दूध पिलाते हैं, बछड़े को तैयार करते हैं कृषि कार्य के लिए, क्योंकि बैल बहुत महंगे मिलते हैं, आपने देखा होगा बहुत महंगे हो चुके हैं बैल। अच्छी किस्म के बैल तो आपको, ठीक है, 1.5 2 लाख रुपए तक पहुंच गए हैं यदि आप उनको, और यदि, ठीक है, बैलों की दौड़ में यदि आपको चलाना है तो और महंगे हैं फिर तो वो। तो भारवाहक की यदि हम बात करें आपसे, ठीक है, ड्राफ्ट वाली यदि हम बात करें, तो भारवाहक कौन कौन से हैं, तो उनकी जरा वैरायटी देखना आप लोग। एक वैरायटी आती वर्गुर, ये बहुत सारी वैरायटी साउथ की हैं। आप जो साउथ में कई बार मूवी में देखते हैं ना, बहुत अच्छे अच्छे बैल, बड़ी बड़ी सींगों वाले बैल, बहुत सुंदर बैल, साउथ वाले इलाके में पाई जाती हैं ये वैरायटियां, ठीक है। वर्गुर है, आपका हल्लीकर है, बरगुर है, एक हमारा क्या हो गया, हल्लीकर हो गया जी। फिर एक हमारा क्या है, कैन कठा है। नाम याद रखिएगा, निम्न में से कौन सी वैरायटी भारवाहक है, निम्न में से कौन सी वैरायटी भारवाहक नहीं है। विच वेराइटीज आर नॉट अ पार्ट ऑफ ड्राफ्ट पर्पस जी। कौन सी वैरायटी है जो भारवाहक नस्ल की नहीं है, या कौन सी वैरायटी जो है जो भारवाहक नस्ल की है। तो ये नाम याद रखना आप लोग, कांगायाम, ठीक है, साउथ की वैरायटी है ये भी। और पेपर में पूछा जाएगा कौन सी गाय की उत्पत्ति कहां से हुई, बाछौर। चलिए, इसके बाद में, बाछौर के बाद में आता आपका खैरीगढ़। चलिए, इसके बाद में आपका आता है पंबार, पंबार या पंबार, ओ लिखना तो वो भी लिखो, ए लिखना तो ये भी लिख सकते हो, पंबार। ये भारवाहक वाली है, इनके बछड़े को तैयार करते हैं खेती के लिए। फिर आता है कृष्ण वैली, कृष्ण वैली, कृष्ण वैली। फिर एक आता है आपका रेड कंधारी, वो रेड सिंधी थी दूध देने वाली, ये रेड कंधारी है।
फिर एक आता आप लोगों का पंगानूर, पंगानूर। ये 10 वैरायटी आपकी कौन सी वाली है? ड्राफ्ट वाली है, भारवाहक वाली है। बोले चलो ठीक है सर, क्लियर है। अब यदि आपसे पेपर में, ठीक है, भारवाहक की जगह ड्यूल पर्पस पूछ लिया जाए, जो दोनों में होती है जी, जिसे हम लोग बोलते हैं बहुउपयोगी या द्विकाजी, क्या बोलते हैं? द्विकाजी, जिनके बछड़े खेती भी कर लें और जिनका दूध भी हम बेच लें, दोनों काम कर लें, द्विकाजी, जिसे हम लोग बोलते हैं बहुउपयोगी, या जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डुअल पर्पस। तो इसमें पहला ही नाम आपकी पसंद वाला जो आप चाह रहे हो, थार पारकर, थार पारकर। यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सी दुधारू गाय का सर्वाधिक बसा होता है, किसका लगाओगे बच्चों? थार पारकर लगाओगे कि साहीवाल लगा के आओगे? निम्न में से किस दुधारू गाय का सर्वाधिक बसा होता है? क्या आंसर होगा? साहीवाल। क्या होगा? साहीवाल। पेपर में आ जाए, निम्न में से किस गाय का, निम्न में से किस गाय का, गाय के दूध में सर्वाधिक बसा होता है जी? विच काउ मिल्क, विच काउ मिल्क, ठीक है, हैज अ हाईएस्ट फैट कंटेंट जी। सर्वाधिक बसा किस गाय के दूध में होता है? थार पारकर में कि साहीवाल में? ये यदि क्वेश्चन आया तो क्या लगाओगे? तो सर यहां पर ना तो हमसे क्या पूछ रहा है सर, ना तो हमसे यहां से द्विकाजी पूछा है, ना तो हमसे द्विकाजी पूछा है, और ना ही हमसे दुधारू पूछा है। तो जब सिर्फ गाय बस बोला जाए तो सर थार पारकर लगा देंगे। जब गाय बस बोला जाएगा तो क्या लगा देंगे? थार पारकर लगा देंगे। निम्न में से किस द्विकाजी या बहुउपयोगी गाय के दूध में सर्वाधिक वसा पाया जाता? सर तब भी थार पारकर लगा देंगे। तो बेटा पहले क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ठीक है? जो आपने पहले से रटा रटाया है वो यहां पर काम नहीं आता है। आपको क्वेश्चन घुमा के दिया जाता है। आप हर बार एक तरीके से पढ़ते हो, तो आप जब हर बार आप एक तरीके से पढ़ते हो तो वो क्वेश्चन घुमा देता है, दुधारू के नाम से दे देता है, और आप लगा के आते हो थार पारकर। जब पेपर में थार पारकर ऑप्शन में मिलता है तो इतनी स्पीड में रहते हो कि थार पारकर लगा देते हो, क्वेश्चन पढ़ते नहीं है और गलत हो जाता है। सर हमारा आंसर गलत हो गया, हमने थार पारकर सही लगा के आए थे। तो भैया पहले क्वेश्चन पढ़ तो लो कि पूछ क्या रहा है। क्लियर हो गया या नहीं हुआ? चलिए, बन जाएगा, अच्छी बात है भाई, वेरी गुड। आप सभी लोगों से बनना चाहिए यदि क्वेश्चन यदि यहां से आते हैं तो। अब इसके बाद में द्विकाजी में और कौन कौन सी गाय आती हैं? सबसे ज्यादा बसा इसी में पाया जाता है, 5.2। सर्वाधिक बसा कितना है गाय के दूध में? 5.2 पाया जाता है। यह हाईएस्ट बसा का कंटेंट है। चलिए सेकंड स्टूडेंट्स, हरियाणा। कौन सी? हरियाणा। एक गाय का ही नाम है हरियाणा, हरियाणा की गाय है, हरियाणा ही नाम है इसका। फिर एक आपकी गाय आती मेवाती, मेवाती नाम से आती। फिर आपकी आती है मालवी, एक मालवी नाम की गाय आती। फिर एक गाय आती है आपकी देवनी। कौन सी गाय आती है? देवनी गाय आती है। फिर आपकी आती है अमृत महल, अमृत महल। फिर आपकी गाय आती है डांगी, डांगी नाम की गाय। कुछ गाय के नाम तो आपने कभी नहीं सुना होगा,
ठीक है, तो एक कौन सी गाय हमारी, डांगी नाम की है। फिर एक गाय आती है हमारी खिल्लारी। नाम याद रखिएगा बेटा, निम्न में से कौन सी गाय है, कौन सी भैंस है, ये भी पेपर में आया है। निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल है, निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल है, निम्न में से कौन सी बकरी की नस्ल है, निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चा समझ में नहीं आता है कि गाय की है कि भैंस की है कि बकरी की, क्योंकि नस्ल पढ़े ही नहीं आप लोगों ने, तो बनेगा कैसे। तो ये नाम भी याद रखना है। ठीक है, क्या है ये, खिल्लारी है। और कौन सी है ये, द्विकाजी है, डुअल पर्पस वाली है। चल, फिर इसके बाद में नेक्स्ट हमारा गाओ लाओ। गाओ लाओ ये गाय की एक वैरायटी है, गाओ लाओ नाम की। याद रखना, भूल मत जाना गाओ लाओ को। ठीक है, चलिए, गाओ लाओ। फिर नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा नागोरी। नागोरी। फिर अगला है हमारा ओंगोल। अंगोल या ओंगोल, ओंगोल। फिर एक है हमारा निमाड़ी। निमाड़ी, निवारी। चलिए, फिर नेक्स्ट है हमारा सीरी। कौन सी गाय, सीरी नाम की गाय। बोले यस सर। फिर अगली गाय है हमारा बैचूर। बैचूर नाम की गाय होती, कौन सी, द्विकाजी है, जिनके, ठीक है, बैल भी तैयार हो जाएंगे और जो दूध भी, ठीक है, मीडियम लेवल का देती है। फिर है हमारा अमला चेरी। अमला चेरी। इतनी गाय हैं स्टूडेंट्स टोटल, जो क्या है, द्विकाजी वाली हैं। इसमें विदेशी गाय हमने नहीं ऐड किया है, हम देसी गाय की बात कर रहे हैं। विदेशी गाय का टॉपिक अलग रहेगा, ये देसी गाय है। कुछ बोलेंगे सर इसमें जर्सी क्यों नहीं लिए, हॉलिस्टेन क्यों नहीं लिए, वो विदेशी गाय है। जब विदेशी गाय का टॉपिक आएगा तो उस समय हम विदेशी गाय के बारे में भी चर्चा करेंगे। अब पेपर में यदि आपसे आ जाए, देखो पेपर में कैसा क्वेश्चन आएगा, बताइए गाओ लाओ, ठीक है, गाओ लाओ गाय का उत्पत्ति स्थान है मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कहां है जी। गाओ लाओ का उत्पत्ति स्थान, गाओ लाओ किस राज्य में पाई जाती है, मध्य मतलब भारत के किस राज्य में गाओ लाओ नाम की गाय की नस्ल पाई जाती है जी। बैचूर नाम की नस्ल भारत के किस राज्य में पाई जाती है। क्या करोगे, कैसे बताओगे आंसर। फिर जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो फिर बच्चे जो हैं वो कुछ भी नहीं बता पाते हैं। नाम में क्या लिखा है सर, नाम में लिखा बैचूर। अब ये बैचूर कहां की होगी जी, ये आपकी महाराष्ट्र की है। एक एक टॉपिक बताएंगे आपको, हम सारी गाय के बारे में डिटेल में बताएंगे एक एक करके। चलो, तो स्टूडेंट्स यदि आपसे बैचूर पूछ लिया जाए तो ये बताइए स्टूडेंट्स, बैचूर किसी जगह का नाम है क्या कर्नाटक तरफ में। बैचूर जो है कर्नाटक साइड में किसी गाय का नाम है कि केरला में है, कर्नाटक में है कि केरला में है बैचूर। सर ये वैरायटी पाई जाती है कहां, केरल वाले इलाके में, केरला वाले इलाके में। इलाका वही है, मलयाली वाला इलाका है। ठीक है, केरला, तमिलनाडु, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ये साउथ वाले ही इलाके में पाई जाती है। चलो, यदि मैं आपसे बात करूं भैया सीरी कहां पाई जाती, सीरी नाम की गाय कहां पाई जाती, तो फ्रेंड्स ये पाई जाती है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। नागौरी कहां पाई जाती है, तो ये हमारे राजस्थान में पाई जाती है। ओंगोल कहां पाई जाती है, ओंगोल नाम की। निमाड़ी कहां पाई जाती है। तो इस तरीके से हमें याद रखना है, एक एक क्वेश्चन को हमें याद रखना। तो ये सब आप लोगों के लिए है कि आप लोग इनको ढूंढें। निमाड़ी कहां पाई जाती है, एमपी में, वेरी गुड। ओंगोल कहां पाई जाती,
यदि आपसे ओंगोल यदि पूछ लिया जाए, ओंगोल कहां पाई जाती, तो ये सब आप लोगों को ढूंढना है। जितने भी हमने आपको नाम बताए हैं, आपको खाली नहीं बैठना है, आपको घर में इन गायों के बारे में अपने स्तर पर जानकारी उठाना है। हमने आपको हिंट कर दिया, जब आप अपने स्तर पर जानकारी उठाते हैं तो आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, ओंगोल कहां की है, ये हमारे आंध्र प्रदेश की है। तो इन्हें आपको क्या करना है, ढूंढना है, इनके बारे में आपको जानकारी उठाना है, और तैयारी आपको जो है इनकी डिटेल में करना है फिर, और हम आपको एक एक करके बताएंगे। चलिए, अब ये बताइए स्टूडेंट्स, गाय के बारे में यदि आपसे पूछा जाए तो इनका गर्भकाल कितने दिनों का होता है। गाय जो है अपने बछड़े को गर्भ में कितने दिनों के लिए रखती है, जिसे हम लोग बोलते हैं गैस्टेशन पीरियड। जी, इनका गर्भकाल कितना होता है, गैस्टेशन पीरियड ऑफ काऊ, गाय का गर्भकाल कितने दिनों का होता है। जी, पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, व्हाट इज द गैस्टेशन पीरियड ऑफ काऊ, गाय का गर्भकाल होता है। क्या होता है बच्चों गाय का गर्भकाल। सर, गाय का गर्भकाल जो होता है 283 दिन का होता है, या 310 दिन का होता है, या 292 दिन का होता है, या स्टूडेंट्स 210 दिन का होता है। किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसका जो करेक्ट आंसर है, ठीक है, जो होती है अप्रोक्सीमेटली 283 दिन की होती है, 283 डेज की होती है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा। यदि मान के चलो, मान लो 283 ना आए, कुछ बच्चे रहते हैं जो 283 आएगा तो ही लगाएंगे। अब बताना स्टूडेंट्स क्या राइट आंसर होगा। किस आंसर के साथ जाओगे अब। जरूरी तो नहीं कि गाय 283 दिन ही बाद बच्चे को जन्म देगी। जैसे हमने सुना है कि भैया जो महिलाएं होती हैं वो 9 माह बाद बच्चे को जन्म देती, लेकिन कई बार महिलाओं की डिलीवरी 9 महीने से पहले भी हो जाती है, 8 महीने में भी बच्चों की डिलीवरी हो जाती। तो समय तो परफेक्ट नहीं होता ना, बदलते रहता है। तो किस आंसर के साथ जाओगे, तो सर ये आंसर उसके नियरेस्ट है। तो 279 से लेकर 287 ये दिन इसके लिए क्या माना गया है, एवरेज माना गया है। जो एक फ्रिक्वेंसी रखी गई है वो 200, ठीक है, 89 से लेकर 287 दिनों के बीच की रखी गई। इतने दिनों के बीच में बच्चा जो है एवरेज होता है। 1000 गाय में यदि सर्वेक्षण किया जाए तो 1000 गाय को लेंगे तो मैक्सिमम गाय का जो है इस समय के, ठीक है, बीच में क्या हो जाएगा, डिलीवरी हो जाएगी। बोले यस, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे आपसे एक और क्वेश्चन की। क्वेश्चन काफी बढ़िया है, पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन है, वर्ल्ड फर्स्ट स्टेन विट्रो फर्टिलाइज व्हाट इज द नेम ऑफ। ठीक है, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, पेपर में आ चुका है क्वेश्चन। दुनिया का पहला, दुनिया का पहला इन विट्रो, इन विट्रो फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर
बछड़े का नाम है, ठीक है, जो बछड़ा पहली बार पैदा हुआ इन विट्रो फर्टिलाइजर से, उसका नाम क्या है बोले? क्या उसका नाम बन्नी रखा गया था? बन्नी? क्या उसका नाम बन्नी रखा गया? क्या उसका नाम करण रखा गया? करण? क्या उसका नाम प्रथम रखा गया? जी। क्या इसका नाम जो है स्वागतम रखा गया? जी, बताइए बच्चों, क्या नाम रखा गया इसका? ऑप्शन ए के साथ जाना चाह रहे हैं? चलिए, तो बच्चों, यदि आपसे पेपर में ये क्वेश्चन यदि पूछ लिया जाए तो कुछ बच्चे जो है वो ऑप्शन ए और सी में बट रहे हैं। कुछ कह रहे हैं ऑप्शन ए और कुछ बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा इसका राइट आंसर? दो ऑप्शन हटा दो, एक ही ऑप्शन लगाओ जरा। अब किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप? तो स्टूडेंट्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रथम। राइट आंसर क्या होगा? प्रथम होगा। तो ये आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, कि इन विट्रो फर्टिलाइजर क्या होता है। जी, ये आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी, क्या चीज है बच्चों ये इन विट्रो फर्टिलाइजर? जिसको भी जो भी पता हो इसके बारे में आप जानकारी दे सकते हैं। जी, इन विट्रो फर्टिलाइजर क्या चीज है ये? तो बच्चों, पहले जरा आप बेसिक से समझिएगा। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझा रहा है, आपने आज तक कभी नहीं पढ़ा होगा इस टॉपिक को, ठीक है। तो क्या होता है बच्चों, इसे हम लोग कहते हैं पात्रे निषेचन। पात्रे निषेचन के नाम से जाना जाता है इसे। या इसका आपने एक और नाम सुना हुआ है, अभी आजकल बहुत ज्यादा चल रहा, IVF। शॉर्ट में देखो, नाम सुना है, टीवी में एडवर्टाइज भी आती है IVF। जिनको बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, संतान पैदा नहीं हो रही है, तो वो IVF के द्वारा बच्चों को कंसीव कर सकते हैं। सुना है क्या आप लोगों ने? नहीं सुना? IVF से बच्चे पैदा करें, यदि आपके शादी के 2 साल 3 साल हो चुके हैं, 4 साल हो चुके हैं, या साल भर से ज्यादा का समय हुआ है, यदि आपको बच्चा नहीं हो रहा है प्लानिंग करने के बाद में भी, तो आप क्या करें? IVF की मदद लें। ऐसी एडवर्टाइज अभी चलती है टीवी वगैरह में। बोले हाँ सर, चलती तो है। तो ये वही IVF है, पेपर में फुल फॉर्म भी आता है, तो इन विट्रो और फर्टिलाइज इसका जो है फुल फॉर्म होता है। इसमें क्या होता है, जानवरों में भी यही विधि अपनाई जाती है। जैसे आपने देखा है, डॉक्टर आता है कई बार घर, बोले यस सर, और गाय को क्या करता है? इंजेक्शन की मदद से गर्भधारण करवाता है। देखा है क्या आपने? जी, पहली बार ये परीक्षण जो किया गया था, ये बफेलो में किया गया था। जो प्रथम नाम है वो किस में लिया गया था? तो सर, ये भैंस के ऊपर परीक्षण किया गया था। तो इसमें क्या होता है बच्चों, जिन महिलाओं को या जिन गायों को, स्वाभाविक सी बात है, ठीक है, क्या करना होता है, बच्चे, ठीक है, पैदा करवाना है, महिलाओं को जिनको बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, या हमें गाय को गर्भधारण करवाना है, तो उनके शरीर में क्या किया जाता है? स्पर्म को छोड़ा जाता है। हाँ, कृत्रिम गर्भाधान जो आप कहते हो ये वही है। ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जिसे हम लोग कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं, ये वही मेथड है। बस नाम जो है वो थोड़ा सा क्या हो गया है, बदल दिया गया। तो कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आता कि सर ये एक्चुअल में है क्या, हमने तो कभी नहीं पढ़ा आज तक। सांड के द्वारा नहीं, सांड के स्पर्म को निकालकर किसी दूसरे गायों के गर्भ में क्या करवा देना? छोड़ देना। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो इनका जो संबंध है वो नेचुरल नहीं होता है, ये आर्टिफिशियल है। नेचुरल मतलब एक सांड को एक गाय के साथ में क्या करवाएंगे? सेक्सुअल क्रिया कराएंगे। तो जो नेचुरल होगी वो हमारी, ठीक है, साधारण विधि होगी। और आर्टिफिशियल, कृत्रिम गर्भाधान क्या होगा? तो इसमें डॉक्टर की मदद ली जाएगी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? AI भी कहते हैं। AI मतलब क्या हो गया? ए का मतलब हो गया हमारा आर्टिफिशियल, और आई का मतलब हो गया हमारा इंसेमिनेशन। ये कृत्रिम गर्भाधान है, जो डॉक्टरों के द्वारा इंजेक्शन के माध्यम से गायों को गर्भधारण किया जाता है। और वैसे ही महिलाओं में भी होता है, ठीक है।
महिलाओं में भी होता है कि भैया जिन पुरुषों के स्पर्म जो है वो ज्यादा मात्रा में रिलीज नहीं होते हैं, तो सेक्सुअल क्रिया के दौरान बच्चे पैदा नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि स्पर्म की काउंट, ठीक है, संख्या निकाली जाती है। यदि आपने देखा होगा, यदि बच्चे पैदा नहीं हो रहे तो आप डॉक्टर से संपर्क करेंगे, किसी गायनोकोलॉजिस्ट से, तो वो बोलेंगे कि भैया आपके शरीर में जो है, महिलाओं के शरीर में एग नहीं बन रहे हैं, अंडा निषेचित होता है महिलाओं की बॉडी में, और पुरुषों की बॉडी में स्पर्म रिलीज होता है। तो उनकी संख्या होती है, यदि वो संख्या उतनी हो तो ही बच्चा जो है वो पैदा होगा। यदि उनकी संख्या कम यदि बन रही है आपके शरीर में, तो फिर बच्चा पैदा नहीं होगा। तो फिर आपके बॉडी से, लड़के की बॉडी से स्पर्म निकाला जाएगा, ठीक है, वैज्ञानिक विधि से निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, उसे महिलाओं की योनि में, उनके अंडकोश में, उनकी ओवरी में ले जाके क्या कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। और वो टेम्परेचर भी मेंटेन किया जाएगा, जिस टेम्परेचर पर बच्चा जो है और जिस टेम्परेचर पर स्पर्म जो है वो क्या हो जाए, निषेचित हो जाए। तो ये सारी प्रोसेस जो होती है, इस प्रोसेस को कहते हैं आईवीएफ। ठीक है, ये सब कौन सी प्रोसेस है सर? ये सब कृत्रिम प्रोसेस है, कृत्रिम गर्भाधान है। क्लियर हो गया टॉपिक आप लोगों को? ये टॉपिक आपके पेपर में अभी ही आया हुआ है, रिसेंटली पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन था ये आपका, आईवीएफ विधि, क्योंकि अभी ये चलन में है। तो चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास को फिर यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।